नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल सर्विसेज फॉर श्योर में। दोस्तों, हमने आर्टिकल 51A तक बात कर ली है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक। मूल कर्तव्य क्या है हमारे संविधान में जो ऐड किया गया था 42वें अमेंडमेंट पे, उसकी बात कर चुके हैं। अब मैं आपको एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको इमरजेंसी के बारे में बताया जाए। आपातकाल जो होता है उसके प्रोविजंस क्या क्या हैं हमारे संविधान में दिए हुए। तो दोस्तों, ये पार्ट 18 में दिया हुआ है, आर्टिकल 352 से 360 तक। ठीक है दोस्तों, पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360 तक। अब इसको अपने संविधान में लेने की प्रेरणा कहाँ से मिली है दोस्तों? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का जो है, इतना जान लीजिए, जर्मनी से इसको लेने की प्रेरणा हमें मिली हमारे संविधान को। मैं आपातकाल समझ लीजिए जर्मनी से आया। ठीक है दोस्तों, अब आपातकाल सिचुएशन में होता क्या है दोस्तों? आपातकाल सिचुएशन में ये होता है कि देखिए, आपको मैंने बताया था फेडरल, मतलब जो हमारा संविधान है दैट इज़ फेडरल इन नेचर। सेंटर स्टेट होते हैं, सेंटर होता अलग, उसकी लिस्ट होती है, स्टेट की अलग लिस्ट होती है, स्टेट के कार्य क्षेत्र अलग होते हैं, सेंटर के कार्य क्षेत्र अलग होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब इमरजेंसी आती है, जब इमरजेंसी लगाई जाती है देश में, तो फेडरल से ये चेंज हो जाता है यूनिटरी में। यूनिटरी मतलब एक हो जाता है। ये एक का मतलब यहाँ पे हर जगह सेंटर का राज हो जाता है। सेंटर स्टेट के का एक तरीके से समझिए मालिक हो जाता है, पूरा देश सेंटर के हाथ में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों क्या है, इसके लिए संविधान में सोचा गया, भाई अगर ऐसा फीचर लाना पड़े कि मान लीजिए हमारे देश में कोई दिक्कत है, उससे सिक्योरिटी से लेके, इंटीग्रिटी से लेके, उसकी यूनिटी, सोनिटी, संप्रभुता पे कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें क्या किया जाए? अब हर बार तो अमेंडमेंट संविधान का करेंगे नहीं, तो उन्होंने संविधान में इमरजेंसी प्रोविज़न ही दे दिया, आर्टिकल्स दे दिए कि इसके तहत ऐसे ऐसे किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 प्रकार की इमरजेंसी होती हैं। पहला होता है दोस्तों नेशनल, ये हमारे आर्टिकल 352 में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल, ये हमारे आर्टिकल 356 में दिया हुआ है दोस्तों। और एक होता है दोस्तों फिनेंशियल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 360 में दिया हुआ है। ठीक है, अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जानेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, किताब में लिखा हुआ है, आप समझिए चीज़ों को पहले। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल 3, हम पहले बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी की। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति, जब इंडिया में सिक्योरिटी की बात आती है, चाहे कोई बात होती है, तो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये 3 बेसिस पे किया जा सकता है, या तो वॉर हो, ठीक है, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये दोनों वाली चीज़ तो आप समझ रहे हैं, वॉर हो रहा है, चाहे बाहर कोई देश हमारे खिलाफ एग्रेसिव हो गया है, अंदर घुसा है हमारी सेना, मतलब सीमा में। आर्म्ड रिबेलियन, ये अंदर की बात होती है। आर्म्ड रिबेलियन मतलब शस्त्रों के साथ रिबेल करना, जो कि हमारे राइट, फंडामेंटल राइट्स, मैंने बताया था कि आप कहीं पे मतलब आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आर्म्स आपके पास नहीं होने चाहिए, मतलब विदाउट आर्म्स वाले आप कर सकते हैं। तो आर्म्ड रिबेलियन दोस्तों, शुरू के 2 कहे जाते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है, क्योंकि बाहरी कारण उसकी वजह से उसकी उत्पत्ति होती है, और ये तीसरा वाला कहा जाता है इंटरनल। ठीक है दोस्तों, ये अंदर, देश के अंदर की वजह से हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ती है। अब ये 3 चीज़ें हो गई। अब दोस्तों, ये आर्म्ड रिबेलियन पहले शब्द नहीं था, पहले ये था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है दोस्तों, ये शब्द था पहले, इंटरनल डिस्टर्बेंस।
तो दोस्तों क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय बहुत बार इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। कोई भी उनके खिलाफ अगर शांति प्रिय मतलब ढंग से अगर प्रोटेस्ट करता था तो उसको भी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम देके बहुत बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, आइडिया होगा आपको। तो इंटरनल तो आप ये समझ लीजिए 44वां अमेंडमेंट एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी के लिए, 1978 का। इसमें बहुत सारे फेरबदल किए गए जिसकी वजह से इसका मिसयूज़ न किया जा सके। तो इसी 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत ही आर्म्ड रिबेलियन शब्द कर दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या है, बहुत वेग है, बहुत ही फैला हुआ है, आप उसको एक छोटा सा नहीं कर सकते। अब आर्म्ड रिबेलियन क्या है दोस्तों, हथियारबंद लोग आएंगे, वो अगर रिबेल कर रहे हैं तब आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। एकदम साफ साफ हो गया ये। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। अब आप देखिए दोस्तों, अब दोस्तों क्या है कि इसमें एक चीज़ ये है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति लगा सकता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है प्रोक्लेम करने की, घोषणा कर दे। ठीक है, राष्ट्रपति के पास दोस्तों पावर है। अगर जरूरी नहीं है कि ये तीनों चीज़ हो गई हो, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन हुआ हो तभी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए। अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो पहले ही वो इमरजेंसी लगा सकता है। समझ गए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये सब चीज़ें हो गई हो तो उसके बाद ही लगाया जाए। उससे पहले भी अगर उसको लगता है कि भाई ऐसा हो सकता है, आने वाले 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, 2 महीने में ऐसा हो सकता है, तो वो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। और ये वाली चीज़ लाई कहाँ से गई, 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब क्या है कि 38वां अमेंडमेंट एक्ट, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने ये सब चीज़ें लाई थी जिससे कि जब मन करे इमरजेंसी लाई जा सके। अब दोस्तों क्या है, अब मतलब 42वें अमेंडमेंट एक्ट जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं 42nd, उसमें कहा गया कि ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी जो लगा रहा है वो पूरे भारतवर्ष में लगाए। ठीक है दोस्तों, वो चाहे तो भारत के किसी छोटे से पार्ट में, किसी छोटे से एरिया में या किसी स्टेट में कहीं पे भी लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपको पूरा मतलब भारत ही बंद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, कहीं छोटे से एरिया में भी लगाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट जो नेशनल इमरजेंसी लगाएगा, मतलब प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी लगाएगा वो रिटन रिकमेंडेशन होना चाहिए, रिटन रिकमेंडेशन होना चाहिए। किसका, कैबिनेट का। तो कैबिनेट शब्द हमारे संविधान में कहीं नहीं है, बस आर्टिकल 352 में बताया गया दोस्तों। आर्टिकल 352 में ही कैबिनेट शब्द है, जहाँ पे बोला गया प्रधानमंत्री और उनके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि कैबिनेट रैंक के हों। तो प्रेसिडेंट रिटन रिकमेंडेशन के बाद ही नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब वही है कि इंदिरा गांधी ने 1975 में प्राइम मिनिस्टर से कहवा के मतलब इमरजेंसी लगवा दी थी। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब अब आपको कैबिनेट जब रिटर्न में देगा तभी होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ और आती है कि क्या नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाए और जुडिशल रिव्यू जो आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट्स में मैंने बताया था, क्या मतलब जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता? मतलब अगर मान लीजिए गलत धारणा की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगाई गई हो तो 38वें अमेंडमेंट एक्ट, 38th अमेंडमेंट एक्ट, ये जो मैंने लिखा है फिर से लिख दे रहा हूँ, अमेंडमेंट एक्ट 1975 में कह दिया गया कि जो भैया प्रेसिडेंट ने कहा है वही फाइनल है। ठीक है, वो मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन 44वां अमेंडमेंट एक्ट जो कि जनता पार्टी गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था दोस्तों 1978, ठीक है, उसमें कहा गया भैया ऐसा नहीं है, जुडिशियल रिव्यू उसका किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस, ध्यान दीजिएगा, मिनर्वा मिल्स केस, इसमें भी कहा कि भैया ऐसा नहीं है, अगर आप गलत उद्देश्य के साथ, गलत इंटेंशन के साथ अगर आपने इसको किया है तो इसका जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है कि इमरजेंसी तो प्रेसिडेंट ने लगा दी, तो क्या ये हमेशा रहता है? नहीं दोस्तों, शुरू में संविधान में अर्लियर, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, अर्लियर 2 महीने के अंदर
इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना होता था, लेकिन 2 महीना भी तो अच्छा खासा समय होता है दोस्तों, है ना। तो वही 44वां अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, उसने 2 महीने की जगह कर दिया 1 मंथ। अब सिर्फ 1 महीने के अंदर ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ये पास करना होगा। और पास कैसे करना होगा दोस्तों? स्पेशल मेजॉरिटी। ध्यान दीजिए, अगर रखना है मतलब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम मतलब उसकी घोषणा करनी है तो पास किससे करना होगा? स्पेशल मेजॉरिटी। क्या है स्पेशल मेजॉरिटी? आप लोग को पढ़ा चुके हैं दोस्तों, हमने पढ़ाया था आपको। चलिए कोई नहीं, बता दे रहा हूँ। 2/3 of members present and voting and half of total membership of the house। समझ गए दोस्तों? ये स्पेशल मेजॉरिटी से उसको करेंगे तब जाके वो आगे पास के मतलब तब नेशनल इमरजेंसी लगी रहेगी। और दोस्तों मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि 2 महीनों में लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो, चाहे लोकसभा उस समय बैठी ही ना हो, तो क्या होगा? तो उस समय बिल को राज्यसभा भेजा जाएगा, राज्यसभा पास कर दे, उसके बाद जो नई लोकसभा बनेगी या जो लोकसभा जब फिर से बैठेगी उसके 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, ठीक है दोस्तों, 30 डेज के अंदर इसे अप्रूव करना पड़ेगा। अगर अप्रूव नहीं होता है तो ये वहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और है कि इसमें आप इसको कब तक बढ़ा सकते हैं? ये 6 महीने के लिए होता है दोस्तों। जैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ से अप्रूव भी हो गया इस मेथड से, तो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए रहेगा। हर 6 महीने पे आपको फिर से ये प्रोसेस दोहराना होगा, फिर से लोकसभा राज्यसभा से उसको पास करवाना होगा, तब इमरजेंसी बढ़ती चली जाएगी ऐसे 6-6 महीने के लिए। और ये कब तक बढ़ा सकते हैं? इनडेफिनिट, कितने भी समय तक आप 6-6 महीने करते हुए उसको बढ़ाते रहिए, ये लगा रहेगा, ठीक है दोस्तों। पहले ये 6 महीने के अंदर बार बार कराने वाला सिस्टम नहीं था, वो भी 44वां अमेंडमेंट एक्ट से आया है कि हर 6 महीने में आपको करवाना ही पड़ेगा भैया, ठीक है भैया, समझ रहे ना। अब चलिए दोस्तों, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं मेरे हिसाब से। अब देखते हैं कि, और देखिए प्रेसिडेंट अब इसको हटाया कैसे जाएगा? प्रेसिडेंट चाहेगा कभी भी इसको हटा सकता है, रिवोक कर सकता है, कभी भी नेशनल इमरजेंसी को रिवोक प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए भाई प्रेसिडेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर कैसे होगा? देखिए इसमें थोड़ा राज्यसभा का रोल कम हो जाता है। इसमें सिर्फ लोकसभा ही अगर कह दे, लोकसभा ही पास कर दे कि भैया ये हटा दो, तो हट जाएगा। लाने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों, हटाने में सिर्फ लोकसभा ही कह दे तो हट जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिए दोस्तों, इसमें क्या है कि पहला क्या है कि जब इसको मतलब प्रोक्लेम कराना है, मतलब घोषणा करवाने की इमरजेंसी रहे, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। उसको हटाना है तो सिंपल मेजॉरिटी मतलब प्रेजेंट एंड मतलब हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है दोस्तों। लेकिन लगाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, लगाने के लिए दोनों हाउस से पास होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, और हटाने के सिर्फ लोकसभा बोल दे तो काम चल जाता है, ठीक है, उसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि ऐसा आ रहा है कि 6 महीने से पहले ही हटाने का मन हो गया, तो उसके लिए भी 44वां अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हुआ है, इमरजेंसी प्रोविजन सही करने के लिए। 44th अमेंडमेंट एक्ट में दोस्तों क्या कहा गया कि अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, 1/10 ऑफ लोकसभा, समझिए क्योंकि लोकसभा की बात हो रही ना, 1/10 ऑफ लोकसभा मेंबर राष्ट्रपति को लिख के देंगे या स्पीकर ऑफ द लोकसभा को लिख के देंगे, तो एक बैठक बुलाई जाएगी उनकी लोकसभा की, उसमें इसको पास कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1/10, इसी को कोरम भी कहते हैं। चलिए मैं उसको कोरम वाला जब पार्लियामेंट बताऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी में वही हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है सेंटर की, वो स्टेट की, वो ख़त्म हो जाती है, सेंटर जो चाहता है वो करता है, ठीक है दोस्तों। लेजिस्लेटिव पावर में क्या हो जाता है दोस्तों की जो सेंटर है वो स्टेट की स्टेट सब्जेक्ट, मतलब स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे एजुकेशन होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उस पर चाहे तो वो बिल बना सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ इसमें बात ये है, मैं आपको बता दूं, स्टेट लेजिस्लेचर भी उस समय बिल बनाता है,
समझ रहे हैं? नेशनल इमरजेंसी के समय स्टेट लेजिस्लेचर भी बिल पास कर सकता है, लेकिन मतलब पार्लियामेंट को इतनी पावर होती है कि वो इसको ओवरराइड कर दे या उसको ख़त्म कर दे। ठीक है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट दोस्तों, कि जो लॉज बनाए जाएंगे पार्लियामेंट द्वारा मतलब इस नेशनल इमरजेंसी के समय, वो नेशनल इमरजेंसी हटने के 6 महीने बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक फाइनेंशियल वाली बात क्या आ जाती है? फाइनेंशियल वाली बात ये आ जाती है कि सेंटर चाहेगा तो जो स्टेट को पैसे देता है वो देना बंद कर देगा। समझ रहे दोस्तों? ये सब चीज़ें हैं, ये इफेक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी से। अब दोस्तों इसमें क्या है, लेकिन जो काम इन लोगों ने किया है ना, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, इसके ये मतलब ये है कि आप इसके ऊपर इन लोगों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि भैया आपने क्यों बना दिया है, बाद में मतलब बाद में इमरजेंसी हटने के बाद ये आप उसके खिलाफ कुछ उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगी है, इलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा? जो लोकसभा है वो जो लोकसभा है वो 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है कितनी भी बार। समझ रहे हैं? 5 साल उसका होता है, 5 साल से ज़्यादा उसको बढ़ाया जा सकता है 1-1 साल करके। 5 ईयर होता है लोकसभा का टर्म। ठीक है दोस्तों, लोकसभा का तो 1-1 साल करके उसको बढ़ाया जा सकता है कितनी भी बार। ठीक है। 1971-77 बीच में 2 बार बढ़ाया गया था ऐसे। ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर ये हट जाता है तो 6 महीने के अंदर फिर उसका फिर से चुनाव ये सब कराना पड़ता है दोस्तों। ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। फंडामेंटल राइट्स भैया हमारा मूल अधिकार है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए 2 आर्टिकल दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए। नेक्स्ट पेज पे बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों 2 आर्टिकल दिए हुए हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। दोनों को समझने वाली चीज़ है, समझिए बस। ठीक है। आर्टिकल 358 दोस्त जो कहता है वो कहता है कि आर्टिकल 19 जो हमारा है फ्रीडम वाला, ठीक है, वो अपने आप जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो अपने आप ख़त्म हो जाता है। समझ रहे हैं दोस्त? आर्टिकल 19 इसके जो है हम लोग का, वो 358 कहता है कि आर्टिकल 19 नेशनल इमरजेंसी लगी वो ख़त्म। ठीक। लेकिन 359 में ऐसा नहीं है। 359 में क्या है, प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा कि आर्टिकल 19 को छोड़ के और कौन कौन से, आर्टिकल 19 358 से गया, बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स वो 359 के अंदर आते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा कि 359 के अंदर कौन कौन से आर्टिकल और हैं दोस्तों जिसका हनन किया जा सकता है, जिसको मतलब ख़त्म किया जा सकता है जब तक नेशनल इमरजेंसी लगेगी। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए मैं क्या कह रहा था कि आर्टिकल 358 वाला जो है ना दोस्तों, ये सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी यानी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, इसी समय आर्टिकल 19 जा सकता है। इंटरनल इमरजेंसी मतलब आर्म्ड रिबेलियन के समय इसको नहीं लिया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के समय आर्टिकल 19 जाएगा। आर्म मतलब इंटरनल इमरजेंसी जब लगेगी आर्म्ड रिबेलियन तब ये नहीं जाएगा। अब दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं, आर्टिकल 358 वाला क्या है, वो पूरे नेशनल इमरजेंसी में ख़त्म ही हो जाता है जब तक नेशनल इमरजेंसी रहेगी। लेकिन 349 में वही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ये हमें बताएगा कि किस किस एरिया में ख़त्म करना है, कितने पीरियड के लिए ख़त्म करना है। ठीक है। उसमें क्या है 358 वाले में पूरा का पूरा ख़त्म, इस लेकिन प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालता है ना, उसमें स्पेसिफाई करेगा इसमें कि कितने दिन के लिए, मतलब मान लीजिए 1 साल के लिए नेशनल इमरजेंसी लगी, लेकिन 359 के तहत वो कहेगा ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के, इसको 2 महीने के लिए हम सस्पेंड करते हैं इस वाले इलाके में, इस वाले इलाके में, इस वाले इलाके में। ठीक है। और देखिए दोस्तों जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी भाई ये वाली वॉर एंड एक्सटर्नल वाली, तो 358 तक आर्टिकल 19 पूरे भारतवर्ष में हट जाएगा। लेकिन 359 वाला सिर्फ जहां प्रेसिडेंट कहेगा वहीं हटेगा। आर्टिकल 19 पूरे भारतवर्ष से हट जाएगा, लेकिन 359 वाला जहां प्रेसिडेंट बोलेगा वहीं हटेगा। ठीक है दोस्तों।
और आपको बता दूं मैं, देखिए आर्टिकल, देखिए तो लेकिन जब वही 44वां अमेंडमेंट एक्ट फिर आया दोस्त, इसमें देखिए 44वां अमेंडमेंट एक्ट 2000 कह रहा हूँ 1978, इसने क्या किया दोस्तों, 359 के ऊपर थोड़ी लगाम लगाई। इन्होंने क्या कहा कि भैया आप सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स मत लीजिए, आप आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स का, आप इसको तो नेशनल इमरजेंसी में ख़त्म कर ही नहीं सकते। सीधे सीधे ये कह दिया, समझ रहे हैं आप। आर्टिकल 20 और 21 ने कह दिया कि भैया आप इसको ख़त्म कर ही नहीं सकते। और आर्टिकल 20-21 क्या है, 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, और 20 कि कोई कन्विक्शन हुआ है आपका, उसके खिलाफ आपको मतलब जो रियायतें मिलती हैं वो है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि क्या है, कितनी बार ये नेशनल इमरजेंसी लाई गई है दोस्तों। अब देखिए 62 में जब चीन से युद्ध हुआ था, 71 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, फिर 75 में फिर इंदिरा गांधी जी ले आई थी। ठीक है, ये सब हो गया। अब क्या है कि इसके बाद जब ये ख़त्म हुआ ना इंदिरा गांधी वाला, फिर जनता पार्टी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी, तो उन्होंने एक कमीशन, शाह कमीशन कभी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, शाह कमीशन बैठाया था जो कि देखे कि क्या मैटर है इसका। और शाह कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ही 44वां अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिससे बहुत सारे फेरबदल किए गए थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 355 अब प्रेसिडेंट रूल है, तो वही मतलब स्टेट वाला इमरजेंसी, ये इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, शाम तक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो रहा है, इस वजह से शाम तक करता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू।